हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और यहां देखा जाए आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 और 25 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर जो होते हैं उन पर हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करते हैं। और डेली दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई, आकाशवाणी, दैनिक भास्कर इत्यादि की महत्वपूर्ण खबरों पर अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करते हैं। और ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई और पेट की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो, जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर जो होते हैं उन पर तो चर्चा की ही जाती है, साथ ही साथ देखा जाए तो प्रतिदिन आपकी यहाँ पर जो प्रैक्टिस होती है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और प्रैक्टिस को ध्यान में कैसे रखा जाता है, देखा जाए तो प्रतिदिन आपको मासिक पैकेज के अंतर्गत, ये हमारा करंट अफेयर का मासिक पैकेज, ठीक है। और इस मासिक पैकेज के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं यहाँ पर देखा जाए तो डेली देखा जाए शाम को 7:30 बजे, 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है, ठीक है। डेली शाम को देखा जाए यहाँ पर वीडियो क्लास के साथ साथ में जो क्लास पीपीटी होती है, क्लास पीपीटी शेयर कर दी जाती है, ठीक। वहीं पर साथ साथ में देखा जाए तो प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। और प्रतिदिन देखा जाए तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ये तो हो गया जो हम डेली आपको प्रोवाइड करते हैं वो मैटर, ठीक है। ये इस मासिक पैकेज के अंतर्गत डेली प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग देखा जाए मासिक तौर पे क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, पूरा महीने का जो मासिक पीडीएफ है, ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। और देखा जाए तो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए देखा जाए जो मासिक करंट अफेयर होती है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये पूरा जो पैकेज है, ये पूरा पैकेज आप ज्वाइन करते हैं सिर्फ 25 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 25 रुपये भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखा जाए इस वीडियो के आप लिंक में जाएंगे, जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना या पिन कमेंट को चेक करना, वहाँ पर एक लिंक होगा करंट अफेयर मासिक पैकेज सितंबर महीने का। उस पैकेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर एक स्लॉट होता है कॉइन के ऑप्शन का। उस कॉइन के ऑप्शन पर टिक कर देना। इस कॉइन के ऑप्शन पर टिक करने के बाद अगर आपके वॉलेट में कॉइन होगा, जैसे आप घटना चक्र की किताबें परचेज करते हैं तो किताबों के ऊपर क्यूआर कोड दिया होता है कैशबैक प्राप्त करें। उस कैशबैक को जो आप प्राप्त करने का ऑप्शन होता है उसको जब स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद आपके वॉलेट में देखा जाए कॉइन ऐड हो जाता है और वही कॉइन यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। और इस मूल्य, ये जो मूल्य है ये घट के कितना हो जाएगा, ये घट के 18 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं, ठीक है। 18 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए 18 रुपये 75 पैसे में आप इस मासिक पैकेज को, जो करंट अफेयर मासिक पैकेज है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले देखते हैं रानी वेलु नचियार की प्रतिमा का अनावरण। अब ये जो वेलु नचियार है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के गांधी मंडपम परिसर में देश की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, रानी वेलु नचियार की प्रतिमा का अनावरण किया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि जो रानी वेलु नचियार है इनकी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है वो चेन्नई में किया गया। चेन्नई में कहा, गांधी मंडपम में, ठीक। गांधी मंडपम परिसर जो है चेन्नई का, यहीं पर एमके स्टालिन के द्वारा जो प्रथम स्वतंत्रता महिला सेनानी है, ठीक है, प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी जो है, इनका नाम क्या है, रानी वेलु नचियार, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहां पर देखा जाए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था और 8 वर्षों के निर्वासन के बाद शिवगंगा राज्य को पुनः प्राप्त किया था, ठीक है। शिवगंगा राज्य को पुनः प्राप्त किया गया था वेलु नचियार के द्वारा। यहां पर देखा जाए रानी वेलु नचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था और उनका निधन जो है 25 दिसंबर 1796 को हुआ था। कब हुआ था? 15 दिसंबर 1796, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर देखते हैं। यहाँ पर
आईटीबीपी और सीआईएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब ये जो आईटीबीपी और सीआईएसएफ है इसके नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर देखा जाए ये गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी और सीआईएसएफ के नए महानिदेशकों की नियुक्ति की है। प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया। तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार का नाम याद रखना। आगे देखते हैं, वे 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए राहुल रसगोत्रा का स्थान लेंगे। प्रवीण कुमार को देखा जाए तो राहुल रसगोत्रा के स्थान पर आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, डीजी बनाया गया है। वहीं पर हम चर्चा कर ले जो प्रवीर रंजन है। अब ये जो प्रवीर रंजन है, प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक, सीआईएसएफ के डीजी, ये डीजी कौन बने हैं? तो सीआईएसएफ के डीजी बने हैं प्रवीर रंजन। तो दो नाम आपको याद रखना है, कौन कौन सा? यहाँ पर प्रवीण कुमार और प्रवीर रंजन का। ठीक है, दोनों नाम मिलते जुलते हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखना, जो प्रवीर रंजन है ये सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, और जो प्रवीण कुमार है उनको देखा जाए तो आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, ये 2023 के लिए है। ठीक, 2023 के लिए। जो 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, ये आपको पता है किसको दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। और 2023 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यहाँ पर देखा जाए एक प्रसिद्ध मलयाली फिल्म अभिनेता है, उनका नाम क्या है? मोहनलाल। आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, मोहनलाल को बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। तो मोहनलाल जो है, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया गया है। ठीक, 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, इसकी घोषणा 20 सितंबर 2025 को की गई। ठीक है, तो भारत सरकार ने 20 सितंबर 2025 को घोषणा की। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जो 23 सितंबर नई दिल्ली में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन नायर को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसको प्रदान किया जाएगा 2023 के लिए? 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए, यहां पर हम चर्चा करें तो केरल में जन्मे मोहनलाल को द कंप्लीट एक्टर कहा जाता है। वे अभिनेता, निर्देशक, निर्माता व पार्श्व गायक हैं। जो मोहनलाल है, इनको कंप्लीट एक्टर कहा जाता है। द कंप्लीट एक्टर इनकी उपाधि है, इनको संबोधित किया जाता है। ये अभिनेता भी है, खुद ही निर्देशन भी कर लेते हैं, निर्माता भी हैं और पार्श्व गायक भी हैं। यहां पर देखा जाए उनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी हैं? किरीडम, भारतम, वानप्रस्थम, दृश्यम। ठीक, आपने एक मूवी देखी होगी दृश्यम। अब दृश्यम में आपने देखा होगा जो बॉलीवुड अभिनेता है अजय देवगन ने किरदार किया है। असल में जो दृश्यम है वो रीमेक है, वो मूवी कॉपी की गई है। और जो असल में बनी थी दृश्यम, यहां पर देखा जाए उसमें जो मेन एक्टर थे, लीड एक्टर थे, वो थे मोहनलाल। उसी चीज को कॉपी करके बॉलीवुड वालों ने रीमेक बनाया था दृश्यम मूवी को। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहां पर उन्होंने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री, 2001 में पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण कब मिला था? 2019 में मिला था, इनको मिल चुका है। यहां पर देखा जाए 2009 में उन्होंने भारतीय प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल भी बनाया गया था 2009 में। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। देखा जाए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में हुई थी। 1969 में प्रथम विजेता कौन? देविका रानी जो थी प्रथम विजेता थी। यहां पर देखा जाए तो भारतीय सिनेमा में आजीवन और असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें स्वर्ण कमल पदक, शाल और 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है, एक शॉल प्रदान किया जाता है, 10 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय अंतरराष्ट्रीय ध्यान सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय अंतरराष्ट्रीय ध्यान सम्मेलन 2025। ठीक, इसके बारे में देखा जाए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, यहां पर चर्चा करें तो 30-31 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतरराष्ट्रीय ध्यान सम्मेलन 2025 आयोजित होगा। ठीक है, भारत अंतरराष्ट्रीय ध्यान सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित होगा? नई दिल्ली में आयोजित होगा। देखा जाए तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा घोषित यह दिवस, ठीक है, पीयूष गोयल द्वारा घोषित यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान सम्मेलन है। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान सम्मेलन, भारत अंतरराष्ट्रीय ध्यान सम्मेलन का जन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में कहां पर? तो भारत मंडपम में किया गया था। ठीक है, और यहां पर देखा जाए इसमें किसान, वैश्विक खरीदार और अन्य हितधारक शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य धान की विविधता और गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देना और बिजनेस टू बिजनेस संपर्क को सशक्त करना है।
ठीक है, जो बिजनेस टू बिजनेस संपर्क होता है इसको सशक्त करना, साथ ही साथ जो धान की गुणवत्ता है, उसकी विविधता है, उसके मानक है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए तो इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में, और इसका नाम है भारत अंतरराष्ट्रीय धान सम्मेलन। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए तो आईसीजीएस अदम्य, जो आईसीजीएस अदम्य है इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। आईसीजीएस अदम्य से यहां पर देखा जाए तो भारतीय तटरक्षक बल के जहाज अदम्य उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर कमीशन किया गया है। कहां पर कमीशन किया गया है? उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर इसको कमीशन किया गया है। यहां पर देखा जाए यह 8 अदम्य श्रेणी के तेज गश्ती पोत में पहला है। ठीक है, एक श्रेणी है अदम्य श्रेणी, ठीक है, जहां पर क्या होगा कि जो गश्ती पोत होते हैं उन 8 गश्ती पोतों को शामिल किया जाएगा, और उस 8 गश्ती पोतों में देखा जाए तो आईसीजीएस अदम्य जो है ये उस श्रेणी का, अदम्य श्रेणी का पहला जहाज है। इसको कहां पर कमीशन किया गया है? उड़ीसा के पारादीप पोर्ट पर इसको कमीशन किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। यहां पर देखा जाए 51 मीटर लंबा और लगभग 320 टन वजनी यह पोत 3000 किलोवाट डीजल इंजन के साथ संचालित है, जिसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, अधिकतम गति कितनी है? इसकी अधिकतम गति है 28 नॉट्स, और सहनशीलता देखा जाए तो 1500 नॉटिकल माइल इसकी सहन क्षमता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों से निर्मित किया गया है। जो ये आईसीजीएस अदम्य है इसको देखा जाए 60% इसमें स्वदेशी सामग्रियां यूज हुई हैं, और उस क्रम में इसको बनाया गया है। इसको देखा जाए कमीशन कहां पर किया गया है? इसको कमीशन किया गया है जो उड़ीसा का पारादीप पोर्ट है वहां पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कच्छ का ढोरडो बना गुजरात का चौथा सौर ग्राम, भारत का यानी गुजरात का देखा जाए चौथा सौर ग्राम बन गया है। धोरडो के बारे में आपने पहले सुना होगा। ठीक, धोरडो पिछले साल देखा जाए चर्चा में रहा था और एक बार फिर चर्चा में आ गया। क्यों चर्चा में आ गया है? देखा जाए ये गुजरात का चौथा सौर ग्राम बन गया है। यहां पर चर्चा किया जाए तो 20 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के धोरडो ग्राम को गुजरात का चौथा सौर ग्राम घोषित किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इससे पहले मोढेरा जो मेहसाणा का है, ठीक, सूखी कहां पे है? खेड़ा में अवस्थित है। मसाली ये कहां पर है? बनासकांठा में है। ये तीन जो थे, ठीक है, ये 3 सौर ग्राम थे पहले से, और अब चौथा कौन सा हो गया है? चौथा हो गया है धोरडो। धोरडो जो है ये चौथा है, तो 4 सौर ग्राम हो गए हैं गुजरात में। यहां पर देखा जाए जो धोरडो था क्यों चर्चा में आया था पिछले साल? तो धोरडो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है इसके द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज की मान्यता प्रदान की गई है। बेस्ट टूरिज्म विलेज की मान्यता प्रदान की गई है धोरडो को। ठीक है, तो धोरडो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखा जाए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025। अब ये जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए यहाँ पर क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है? तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर 2025 तक यूपी ट्रेड शो 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखा जाए जो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है यहां पर 25 से 29 सितंबर तक क्या आयोजित किया जाएगा? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन किया जाएगा। देखा जाए तो यह आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया भर के खरीदारों, निवेशकों, उद्यमियों को एक साथ साझा मंच पर लाना है। और इस बार देखा जाए जो पार्टनर कंट्री है, पार्टनर कंट्री कौन है? तो पार्टनर कंट्री रूस है। ठीक है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ देखा जाए जो पार्टनर कंट्री है वो कौन है? रशिया है। इस वजह से ये पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। बी साईराम बने कोल इंडिया के नए प्रमुख। जो बी साईराम है इनको कोल इंडिया का नया प्रमुख बनाया गया है। चर्चा करते हैं क्या है पॉइंट, तो चर्चा करें यहाँ पर। तो बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किया गया है। क्या? चेयरमैन बना दिया गया इनको कोल इंडिया लिमिटेड का। यहां पर देखा जाए वे वर्तमान में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पद पर कार्यरत है। वर्तमान में देखा जाए ये किस पद पर कार्यरत थे? तो जो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है यहां पर चेयरमैन और एमडी के पद पर तैनात थे। अब इनको देखा जाए कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। आगे चर्चा करें, पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन। यहां पर देखा जाए पटना में जो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण देखा जाए तो बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जो बिहार का विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा विभाग है
उसी के द्वारा देखा जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन यहाँ पर निर्माण किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है देखा जाए तो नीतीश कुमार ने, ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा। कहां पर? पटना में। चलो आगे चलते हैं। पुस्तक है डीवाई चंद्रचूड़ की किताब है एक, किताब का नाम क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किताब है डीवाई चंद्रचूड़ की। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये पुस्तक किसकी है? तो पूर्व जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं डीवाई चंद्रचूड़, इनकी किताब है, ठीक है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स संविधान के महत्व पर केंद्रित है। देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि संविधान राष्ट्र की पहचान और शासन को कैसे आकार देता है, किस प्रकार से जो संविधान है ये किसी राष्ट्र की पहचान और शासन को किस प्रकार से आकार देता है, ये सारी बातें इस किताब में लिखी गई हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पुस्तक पाठकों को मौलिक अधिकार की रक्षा, न्याय सुनिश्चित करने और विधि के शासन को बनाए रखने के लिए संविधान की भूमिका को, जो संविधान की भूमिका है उसकी गहरी समझ भी प्रदान करता है। यानी कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि किस प्रकार से जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करनी चाहिए, जो न्याय है उसको किस प्रकार से सुनिश्चित करना चाहिए, विधि का शासन किस प्रकार से स्थापित किया जाए, ये सारी बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। और ये भारत के सीजीआई के द्वारा, पूर्व सीजीआई के द्वारा लिखी गई किताब है। और इसी वजह से देखा जाए तो ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। जैसे अब यहां पर लिखा है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसी से मिलता जुलता एक नाम है भारत मैटर्स। अब ये जो भारत मैटर्स किताब है ये किसने लिखी है? वाई भारत मैटर्स, भारत मैटर्स ये किताब लिखी गई है जो सुब्रमण्यम जयशंकर है, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। और ये किताब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। उसी प्रकार से ये किताब आप याद रखिएगा, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किताब किसने लिखी है? डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखी है। आगे चलते हैं। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या होगा? अहिल्यानगर होगा, ठीक है। जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है इसका नाम अब क्या हो जाएगा? अहिल्यानगर हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो 16 सितंबर 2025 को अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अहिल्यानगर हो जाएगा। देखा जाए तो जिले के नाम भी इसी वर्ष अहमदनगर से बदलकर अहिल्यानगर किया गया था। और स्टेशन का कोड जो एजीएन है वो पूर्ववत ही रहेगा। जो यहाँ पर देखा जाए जो स्टेशन कोड था, ठीक है, स्टेशन कोड अहमदनगर का पहले जो था वही अब अहिल्यानगर बनने के बाद भी रहेगा, तो अहिल्यानगर स्टेशन हो जाएगा। जिले का नाम अहमदनगर से अहिल्यानगर कर दिया गया है और स्टेशन जो था, ठीक है, अहमदनगर स्टेशन, उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है, अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 28वां राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन, ई गवर्नेंस समिट से रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाए तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सन 2000 आई थिंक 19 या 20 में, 2019 में आया था या शायद 2020 में आया था। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? डायरेक्टली पूछ लिया था, वन लाइनर क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस समिट का आयोजन कहां पर किया गया। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, एज इट इज पूछा जा चुका है, जिस प्रकार से मैंने बोला वैसे ही, ठीक है। और यहां पर इसी वजह से देखा जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28वां संस्करण है राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन 2025, ये 22 से 23 सितंबर को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, ठीक। यहां पर देखा जाए इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से किया है, ठीक है। आयोजन कहां हुआ था? याद रखना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक? 22 से 23 सितंबर को। संस्करण कौन सा है? तो 28वां संस्करण है। ई गवर्नेंस समिट का 28वां संस्करण विशाखापट्टनम में 22 से 23 सितंबर को आयोजित किया गया। यहां पर किसके द्वारा? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा, साथ ही साथ जो मीटी है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार, ये तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। यहां पर देखा जाए सम्मेलन का उद्घाटन था, ये किसने किया था? तो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका विषय क्या था? विषय था विकसित भारत, सिविल सेवा एवं डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत, सिविल सेवा एवं डिजिटल परिवर्तन, इसी विषय पर केंद्रित था। अब आइए पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वही बात यहां पर लिखी है कि 22 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में ग्राम पंचायतों और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए, ठीक है। देखा जाए तो सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया, जबकि पुरस्कारों का वितरण जो था वो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस बार पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवा वितरण
पहल की श्रेणी शामिल की गई है। तो पहली बार है कि ग्राम पंचायत स्तर की डिजिटल सेवा वितरण पहल जो है इसकी नई श्रेणी है कि यहाँ पर जोड़ी गई है। सम्मेलन का थीम आपको बता ही दिया कि विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल रूपांतरण। देखा जाए यहाँ पर पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गोल्ड अवार्ड किसको किसको दिया गया? गोल्ड अवार्ड में देखा जाए तो 10 लाख रुपए प्राइज मनी है। और यहाँ पर देखा जाए जो रोहिणी ग्राम है धुले महाराष्ट्र का, यहाँ के सरपंच डॉक्टर आनंद राव है, इनको दिया गया है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए जो रजत पुरस्कार है किसको दिया गया है? रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, ये त्रिपुरा, यहाँ के सरपंच कौन है? श्रीमती अनीता देवदास है, इनको प्रदान किया गया है 5 लाख रुपए का। आगे देखा जाए ज्यूरी पुरस्कार जो है, ज्यूरी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ज्यूरी पुरस्कार जो है ये पलसाना ग्राम पंचायत जो सूरत गुजरात का है, और यहाँ के सरपंच कौन है? प्रवीण भाई अहीर। ठीक है, तो पलसाना ग्राम पंचायत को देखा जाए तो ज्यूरी पुरस्कार दिया गया, प्रोत्साहन राशि इनको प्रदान की गई है। और वहीं पर जो ज्यूरी पुरस्कार है, दूसरा ज्यूरी पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोत्साहन राशि सुआकटी ग्राम पंचायत क्योंझर उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ के सरपंच कौन है? श्रीमती कदुआ नायक जो है यहाँ की सरपंच है, इनको प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार हमने पूरा जो ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवा वितरण के लिए देखा जाए जो ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उन ई गवर्नेंस पुरस्कारों के बारे में आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। इंदौर में नो कार डे मनाया गया। जो इंदौर है यहाँ पर नो कार डे मनाया गया है, चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। देखा जाए तो 22 सितंबर 2025 को इंदौर में नो कार डे मनाया गया। इस पहल का उद्देश्य क्या था? तो इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना था। देखा जाए तो कार्यक्रम में नागरिकों के साथ साथ न्यायमूर्ति, जिलाधिकारी, संभागायुक्त और निगम आयुक्त ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस दौरान लोगों ने कार छोड़कर बाइक, ई रिक्शा, ई स्कूटर और पैदल यात्रा करते नजर आए थे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लोग नजर आए थे। यानी कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये कहां पर किया गया? नो कार डे कहां पर मनाया गया? तो इंदौर में मनाया गया था। पूछा जा सकता है कि भारत के किस शहर में सितंबर 2025 में नो कार डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, या ऐसा पूछ ले कि मध्य प्रदेश में के कौन से शहर में नो कार डे मनाया गया? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, या कोई और शहर का नाम दे दे। ठीक है, छिंदवाड़ा इत्यादि कोई नाम दे देगा, तो वहां पर आपको टिक करना होगा कि इंदौर में किया गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बैलन डियोर अवार्ड 2025। अब ये बैलन डियोर अवार्ड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी परीक्षा में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा जाए तो यहाँ से सवाल आ चुके हैं पीवाईक्यू में। बैलन डियोर अवार्ड से देखा जाए तो यह पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर को दिया जाता है। सबसे पहले जो बैलन डियोर अवार्ड होता है ये किस लिए दिया जाता है? तो फुटबॉल की श्रेणी में दिया जाता है, और जो सर्वश्रेष्ठ महिला पुरुष होते हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा कर ले पुरुष विजेता। तो पुरुष विजेता कौन रहे? ओस्मान डेम्बेले। ठीक, आगे देखा जाए पेरिस सेंट जर्मेन के ओस्मान डेम्बेले ने पुरुष वर्ग में पुरस्कार जीता है। जो पुरुष वर्ग था, पुरुष वर्ग में पुरस्कार जीता है। महिला विजेता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए महिला विजेता कौन रही? तो महिला विजेता में देखा जाए आइताना बोनमाती। जो आइताना बोनमाती हैं ये विजेता रही। ठीक है, बार्सिलोना की आइताना बोनमाती लगातार तीसरी बार विजेता बनी है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि बैलन डियोर महिला अवार्ड से देखा जाए तो सम्मानित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, आइताना बोनमाती। चलिए आगे देखते हैं पुरुष कोच का अवार्ड किसको मिला है? तो पुरुष कोच का अवार्ड मिला है लुइस एनरिक को। वहीं पर पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो पुरुष गोलकीपर का जियान लुइस डोन्नारुमा है। वहीं पर बात कर ले आगे पुरुष शेर स्कोरर कौन रहे पुरुषों में? विक्टर ग्योंकेरेस। ठीक है, विक्टर ग्योंकेरेस, ये आर्सेनल की तरफ से खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ क्लब कौन सा रहा? तो पेरिस सेंट जर्मेन जो था, PSG। ठीक है, पेरिस सेंट जर्मेन PSG जो था ये सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो क्लब रहा। वहीं पर महिला कोच की बात कर ले तो सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन? सेरिन विगमैन जो है ये सर्वश्रेष्ठ महिला कोच रही। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश। अब मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश कौन है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो न्यायमूर्ति एम सुंदर। ठीक है, न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यहाँ पर देखा जाए उन्हें राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शपथ दिलाई है। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए पूर्व न्यायाधीश केम्पैया सोमशेखर का स्थान लिया है। ठीक है, तो किसके स्थान पर? केम्पैया सोमशेखर के स्थान पर देखा जाए तो एम सुंदर जो है ये मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 10वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के बारे में चर्चा करें तो भारत 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम वर्ल्ड फूड इंडिया के 25वें
यहाँ पर देखा जाए जो वर्ल्ड फूड इंडिया है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो परीक्षा में पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया है इसका चौथा संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका चौथा संस्करण जो होगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, तो 25 से 28 सितंबर 2025 तक। ठीक है, देखा जाए तो इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। यहाँ पर जो इसका आयोजन है ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का थीम क्या है, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। ठीक, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी इसका थीम है, इसी थीम पर आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, भारत की खाद्य विविधता को प्रदर्शित करना और सतत खाद्य प्रणालियों में भारत की वैश्विक नेतृत्व को दिलाना है इसका मुख्य उद्देश्य। आगे चलते हैं, नई कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए वंदना गुप्ता ने नई दिल्ली में कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार संभाल लिया है। देखा जाए तो यह नियुक्ति उन्हें एपेक्स ग्रेड पर पदोन्नति के साथ मिली है, जो संचार और वित्तीय प्रशासन में उनकी उत्कृष्ट सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। ठीक है, देखा जाए तो वे 1990 बैच की इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स फॉर फाइनेंस सर्विस की अधिकारी हैं। अपने करियर में उन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात जैसे प्रमुख टेलीकॉम सर्किलों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। साथ ही साथ देखा जाए तो दूर संचार विभाग और डाक विभाग में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ जो ढांचे और वित्तीय प्रशासन में गहरी समझ विकसित कर लिया उन्होंने, और इनको गहरी समझ भी है। और इसी वजह से देखा जाए तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा में कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स कौन बनी है। परीक्षा में सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा, एक लाइन में आप एक शब्द में टिक कर देना, वंदना गुप्ता को चुना गया है, वंदना गुप्ता इस पद पर नियुक्त हुई है। चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने इसी वीडियो पर आधारित है और इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में देश की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, मदुरई में, तिरुचिरापल्ली में, चेन्नई में या तंजावुर में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, प्रवीर रंजन, राहुल रसगोत्रा, प्रवीण कुमार या एसएन मित्रा। आगे देखें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किस अभिनेता को दिया गया है, कमल हसन को, मोहनलाल, रजनीकांत या मोमबत्ती को। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, भारत अंतरराष्ट्रीय धान सम्मेलन कहां आयोजित होगा, मुंबई में, नई दिल्ली में, पटना में, हैदराबाद में, कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल का जहाज अदम्य किस पोर्ट पर कमीशन किया गया है, कोच्चि पोर्ट पर कमीशन किया गया है, पारादीप पोर्ट पर कमीशन किया गया है, विशाखापत्तनम पोर्ट पर कमीशन किया गया है या मुंबई पोर्ट पर कमीशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कच्छ का कौन सा गांव हाल ही में गुजरात का चौथा सौर ग्राम घोषित किया गया है, मोढेरा, मसाली, धोर्डो या सुखी। ठीक है, कौन सा गांव है जिसको चौथा सौर ग्राम घोषित किया गया गुजरात का। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या है, 7 है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित होगा, लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या वाराणसी में। आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद, डीवाई चंद्रचूड़ या कपिल सिब्बल। कौन है जिसने किताब लिखी है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। आगे बात करें, बैलन डियोर 2025 पुरुषों के विजेता कौन बने हैं, किलियन एम्बापे, ओस्मान डेम्बेल, उसके बाद देखें एर्लिंग हालांड। ठीक है, आगे देखा जाए विक्टर ग्योंक्रेस। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम सवाल है, क्या कह रहा है, 28वां राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ, चेन्नई में, पटना में, विशाखापत्तनम में या भोपाल में। और ये सवाल देखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन चेंज था, लेकिन ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये एज इट इज आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, 2020 में या 2019 में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो ये 10 सवाल हैं, इन 10 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में, और देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स अब आगे से हम अपने वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। जैसे देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, जैसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हो गया, ठीक है, स्वच्छता सर्वे हो गया। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण अन्य ऐसे ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट इंडेक्स हैं, इन रिपोर्ट इंडेक्स को एक सेपरेट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में कल से हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो करंट अफेयर की जो बेसिक नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, वो नॉलेज
फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगी और इसी के साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। थोड़े थोड़े करंट अफेयर के शॉर्ट्स वीडियो आते रहेंगे जिनसे आपका करंट अफेयर रिवाइज भी होता रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।